साथियों नमस्कार, मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो किताब है इस किताब का सॉल्यूशन आप लोगों का चल रहा है और इस किताब का सॉल्यूशन आप लोगों को चल रहा है तो इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को लेके ये क्लासेज हो रही हैं। इसके साथ-साथ आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को लेके ले लीजिए, चाहे बिहार का भी अगर कोई विद्यार्थी इस क्लास को अगर देख रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास उपयोगी है क्योंकि उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है। सूचीकरण का टॉपिक है, सूचीकरण का टॉपिक हर किसी की एग्जाम में आता है। तो ये जो है सारी एग्जामों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारी एग्जामों के लिए ये जो है सॉल्यूशन आपकी हर भर्ती पर लागू होता है। ठीक है? तो इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास है, ये क्लास सभी लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ये क्लास देखनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इस क्लास के साथ-साथ इस किताब को लेके। तो ये किताब अगर आपने अभी भी अगर नहीं ली है तो आज भी आपको समय है, इतना समय आपके लिए है कि ये किताब पतली है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, तो आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत सटीक तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो आप लोग अगर आज भी अगर ये किताब नहीं ली है तो अगर आज भी ले लोगे तो मुश्किल से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है सब्जेक्ट का तो आप 5 से 6 दिन में ये किताब कर दोगे, जो सिलेबस की है। अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न दे रखे हैं उनको 2 दिन में कर दोगे, तो ऐसे करके ये किताब आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज भी इस किताब को अगर लेते हो तो ये किताब इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे और पूरा पुराना पेपर का मैटर है, तो आप लोगों को इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कोई फालतू प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसी के साथ-साथ मैं आपको एक किताब के बारे में और बता देता हूं जिसमें हमारी सबसे एक इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस किताब जो है लिस्टपीडिया 3.0, ये आपकी सभी लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामों के लिए थी और ये कोई भी अगर किसी भी तरीके की लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो सारी एग्जामों के लिए ये किताब बहुत अच्छी साबित होती है और होती आ रही है। विगत कई एग्जामों में इसके रिजल्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर देखने को भी मिले थे। ठीक है ना? इसी के साथ साथ मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है? अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्नों को मैं इस पीडीएफ से करा चुका था और आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा लास्ट जो प्रश्न था वो लास्ट प्रश्न था ये, और इस प्रश्न तक हम लोग यहां पर करवा चुके थे सारी चीजें। अच्छा, एक प्रश्न था कि भाई जो हमारे कार्ड बनते हैं उन कार्डों को कहां रखा जाता है, ऐसा एक प्रश्न था। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, लेकिन वो क्या होता है कि कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं और टिक हमसे कुछ हो जाता है। इस तरीके से उस प्रश्न की जो है कह सकता हूं कि उस प्रश्न पर मेरा जो है गलत टिक लग गया था। तो उसमें जो है कार्डों को सीधी सी बात है कैबिनेट में रखा जाता है ना? कैटलॉग कार्ड को हमेशा कैबिनेट में रखा जाता है। एक डिस्प्ले कह सकते हैं कि एक कैबिनेट होती है, उस कार्ड कैबिनेट होती है, उसमें उस कार्डों को रखा जाता है। ठीक है? ये प्रश्न यहां तक हमने कर ली थी क्लास। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्लास में हम इस क्लास में जितना भी सूचीकरण के भौतिक स्वरूप है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी, हमारी अगली क्लास रहेगी सूचीकरण के सिद्धांतों को लेके। और सूचीकरण की सिद्धांतों की जो क्लास है वो हमारे अक्षय सर के द्वारा करवा दी गई है। तो पहले ये जो क्लास है ये क्लास होगी, उसके बाद में वो क्लास होगी। तो आप इस क्लास के बाद में उसको देखोगे तो आपकी किताब का जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और उसके बाद में जो एंट्रियों का काम चालू हो जाएगा जिसमें सीसीसी और एसीईआरटी की जो एंट्री है उनके बारे में हम लोग आपको विस्तृत रूप से बताते चल रहे हैं और हम आपको अच्छे तरीके से ये सारी क्लासेस करवाते चल रहे हैं। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न है हमारा, पहले इस प्रश्न का जवाब हम सुन लेते हैं कि भाई एक सर एंथोनी पेनेजी नाम से व्यक्ति हैं जो किससे जुड़े हैं। अब आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि ये जो है ये हमारा जो क्लास चल रही है, ये क्लास किसकी चल रही है? आपको पता है कैटलॉग की चल रही है। तो सीधी सी बात है, कैटलॉग से सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये वैसे अगर संबंध लगाओ तो ये सूचीकरण से संबंधित है ना? लेकिन यहां पर पूछा है कि ये कौन सी एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिससे संबंध रखते थे। तो ये ब्रिटिश के हुआ करते थे। ब्रिटिश के होने के साथ साथ इनकी जो है ब्रिटिश के होने के साथ साथ ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम से जुड़े हुए थे। आप लोगों को पता होगा ब्रिटिश म्यूजियम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1753 में। 1753 में इस ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना हुई थी और 1973 में इस ब्रिटिश म्यूजियम को अपना नेशनल लाइब्रेरी बना दिया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है ना? तो एंथोनी पेनेजी इसके लाइब्रेरियन हुआ करते थे, किसके? ब्रिटिश म्यूजियम के। तो इससे ही ये जुड़े हुए हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे का प्रश्न है, थोड़ा हम जल्दी करवाएंगे ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी होता रहे और आप जल्दी से इस किताब को पूरा कर लें। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा हम जल्दी ही करेंगे। अब
एक क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है और इस क्लासों को हमारी एक मैराथन क्लास के रूप में ही आप लोगे, तब ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और आप ये क्लास है, आपका कोई भी कभी खाली समय हो या आपको जैसे सूटेबल लगे आप इन क्लासों को देख सकते हो। एक पुस्तकालय एक संग्रह में दस्तावेजों की एक सूची होती है जिसके एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारा एक कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्सों का, तो उसमें जो सूची होती है उस सूची का एक हिस्सा होता है, उसको हम लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न है, वेटिकन कॉर्ड प्रकाशित किया गया। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई एक कॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, कैटलॉग कॉर्ड होते हैं, और कैटलॉग कॉर्ड में हमारा एक कॉर्ड है जिसका नाम है वेटिकन कॉर्ड। अब वेटिकन कॉर्ड को प्रकाशित किया गया, कब पब्लिश किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कई बार आपको ये 1927 भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कैटलॉगिंग के रूल्स आए थे 1927 में, लेकिन यहां पर पूरा वेटिकन कोड बनकर जब तैयार हो गया था तब इसको पब्लिश किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1931 में, याद रखना 1931 में इस वेटिकन कोड को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स को इस रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग रूल्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स 1927 में आए थे, याद रखना। लेकिन अगर कोड की बात करें तो कोड की अपन बात करेंगे तो कोड की बात तो कोड का पब्लिक कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 1927 में क्या हुआ था? 1927 में इस ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग रूल्स का निर्माण हुआ था, को इस रूप में भी जाना जाता है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि एंथोनी पेनिजी के द्वारा ये वेटिकन कोड दिया गया था, तो इनको पेनिजी रूल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। पुस्तक कैटलॉग और विभिन्न प्रकार की पुस्तक मेटा डेटा को छांटने और साझा करने के लिए वेब एप्लीकेशन का एक सामाजिक सूचीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पुस्तक कैटलॉग और विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकों का मेटा डेटा जो छांटने और साझा करने के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में, मतलब एक ऑनलाइन रूप में सामाजिक सूचीकरण किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइब्रेरी थिंक को। याद रखना, लाइब्रेरी थिंक को कहा जाता है। आप लोग इसमें कैटलॉगिंग भी नहीं कर सकते, इसमें एक तरह से ऑनलाइन की बात चल रही है तो ऑनलाइन में यहाँ पर लाइब्रेरी थिंक ही आएगा। याद रखना, लाइब्रेरी थिंक जो है एक तरह से वेब एप्लीकेशन की तरह सामाजिक सूचीकरण इसको कहा जाता है। एक है नेशनल यूनियन कैटलॉग। नेशनल यूनियन कैटलॉग के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई 2 या 2 से अधिक अगर पुस्तकालय मिलकर एक कैटलॉग का निर्माण करते हैं तो उसको यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। ऐसा ही एक यूनियन कैटलॉग है जिसका नाम है नेशनल यूनियन कैटलॉग। और नेशनल यूनियन कैटलॉग जिसमें आपके यूनियन कैटलॉगों की बात करें तो एक तो नुस्खी था, एक इंडिकेट था, ये सारे के सारे यूनियन कैटलॉग थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे यूनियन कैटलॉग थे। जिसमें हम बात करें जैसे न्यूस्की जो था निस्केयर का था, इंडिकेट जो था इनफिल्म नेट का था, ऐसे ही ये जो नेशनल यूनियन कैटलॉग जो है ये किसके द्वारा संकलित किया गया है? अनुरक्षित किया गया है, मुद्रित किया गया है। तो ये आपको मैं बता देता हूं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको संकलित किया गया है, इसको अनुरक्षित किया गया है, इसको मुद्रित किया गया है। अब देखो वेटिकन रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग, आपको मैं बता देता हूं कि वेटिकन रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग कहने का मतलब कि वेटिकन कोड्स के जो रूल्स हैं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? रूल्स की बात कर रहा हूं। तो रूल्स की बात करूं तो रूल्स को लेके यहां पर चर्चा हो रही है। अब आपको ऑप्शन में जब देखो कितना 1931 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा इसमें? 1927 ही आएगा। अब कई लोग ऐसे भी कहते हैं मुझे कि सर आपकी किताब में इस तरीके की गलती है। अब वो मुझे इसका 1900 एक स्टूडेंट था जिसका मुझ पे मेरे जो नंबर है उन पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर ये प्रश्न जो है 1931 होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो किताब में गलतियां हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कई बार आप लोग क्या है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हो तो आपको लगता है कि किताब में गलतियां हैं, लेकिन आप अगर उसके गूढ़ रहस्य में जाने की कोशिश करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि किताब में गलतियां नहीं, हम में ही गलतियां हैं। हम गलतियां निकालने वाले कुछ ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए कई लोगों की नेगेटिव जो है चीजें फैलाने की बहुत बड़ी गंदी आदत होती है, तो उनका काम सिर्फ यही रहता है। वो सिलेक्शन वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं। सिलेक्शन वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनका काम ये रहता है कि यदि कोई गलती है तो उसको किसी से पूछ के, हमसे पूछ के उसको सही कर लेना,
ना कि उस पे बहस करना, यूट्यूब चैनलों पे कमेंट करना, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें एक्टिविटी करना, तो वो सिलेक्शन वाले विद्यार्थी नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप गलत पढ़ोगे, इसीलिए इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और जहां तक आपको करेक्शन पेज भी प्रोवाइड करवाया गया है, अगर नहीं भी करवाया गया तो आप एक चैनल है हमारा यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल LISpedia के नाम से, इस लिस्पीडिया के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको करेक्शन पेज मिल जाए। यूट्यूब चैनल पे भी मैंने वो करेक्शन पेज डाल रखा है, ठीक है ना। तो कुछ छोटी मोटी अगर गलतियां आपको मिलती हैं तो उसका करेक्शन पेज भी मिलता है और इसका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो 1927 होगा, क्योंकि ये रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग कब आए थे, तो ये रूल्स आए थे 1927 में। और वेटिकन कोड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1931 में ये वेटिकन कोड आए थे। दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेना। वेटिकन रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग तो 1927 और यहां पर वेटिकन कोड तो 1931। क्लियर है। चलिए, दस्तावेजों की एक सूची जो सेल्फ पर दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के तरीकों को दर्शाते हैं। दस्तावेजों की जो डॉक्यूमेंट्सों की एक सूची होती है, सेल्फ पर दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के तरीकों को दर्शाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लाइब्रेरी कैटलॉग कहा जाता है। अब आप लोग देखिए कि जैसे हमारी सेल्फ होती हैं, सेल्फ मतलब रैक्स होती हैं, और रैक्स जो होती हैं इस तरीके की हमारी रैक्स होती हैं, इस तरीके की हमारी रैक्स होती हैं, उस पर इस तरीके से किताबें जमी हुई होती हैं, ठीक है ना। ये किताबें जमी हुई होती हैं और इनकी हमें एक लिस्ट होती है जो यहाँ पर चिपकी हुई होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका कैटलॉग कहते हैं। क्लियर है। सेल्फ सूची भी कहते हैं उसको। विषय सूची क्या होती है, सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग ऑफ सब्जेक्ट एंट्री को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कैटलॉग कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड कैटलॉग में कार्ड की मानक मोटाई क्या होती है। अब आप लोग देखते हैं कि हम यहाँ पर ACR2 हो चाहे CCC हो, उसमें हम देखो एक कार्ड बना के चलते हैं और उस कार्ड में हम फर्स्ट वर्टिकल देखते हैं, सेकंड वर्टिकल देखते हैं। ये हमारा लीडिंग लाइन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, लीडिंग लाइन। 5x3 इसकी क्या रहती है, साइज रहती है इंच में, और 12.5 x 7.5 क्या रहता है इसका, सेमी में साइज रहती है। लेकिन यहाँ पर इसकी मोटाई आप लोगों से पूछ ली गई है, और मोटाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो यहाँ पर आंसर देना आप 0.25 mm में इस कार्ड की मोटाई होती है। और इन कार्डों को कहाँ रखा जाता है, कैबिनेट में रखा जाता है ना, कार्ड कैबिनेट में रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक तो आंतरिक स्वरूप है और एक कौन सा, बाह्य स्वरूप है, फिजिकल फॉर्म है। बाह्य स्वरूप की अपन बात करते हैं तो बाह्य स्वरूप में मैंने आपको बताया था कि बाह्य स्वरूप में आपका रजिस्टर होता है, सीप सूची होती है, आपका कार्ड होता है, वो एक तरह से बाह्य स्वरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर आंतरिक स्वरूप को लेकर चर्चा हो रही है, तो शब्दकोशीय सूची भी आंतरिक स्वरूप में आती है, वर्गीकृत क्लासिफाइड भी आती है, और शीर्षक सूची भी आती है। लेकिन आपका पुस्तक स्वरूप सूची जो होती है, ये यहाँ पर फॉर्म है, एक तरह पुस्तक के रूप में जो सूची होती है वो इसमें नहीं आती है, तो ये जो है आंतरिक स्वरूप में नहीं आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ए स्टाफ मेंबर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कैटलॉगिंग एंट्रीज इन, मतलब एक ऐसा स्टाफ जो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, तैयार करने वाला जो कैटलॉग है, मतलब कैटलॉग की एंट्रियां बनाने वाले को क्या कहा जाता है, कैटलॉग बनाने वाले को क्या कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने कोड पढ़े होंगे, जिसमें आपका ACR2 होगा, CCC होगा, वेटिकन कोड होगा, है ना, बहुत सारे कोड होंगे। तो उन कोडों को बनाने वाले, उन पद्धतियों को बनाने वाले को तो क्या कहा जाता है, उसको तो कहा जाता है कैटलॉगिस्ट। क्या कहा जाता है, कैटालॉगिस्ट कहा जाता है। ये क्लासिफिकेनिस्ट का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन की जो स्कीमों को बनाने वाले, जैसे कि हमारे रंगनाथन है, जैसे कि हमारे मेल्विन डेबी हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्लासिफिकेनिस्ट कहा जाता है। और यदि उनसे क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं तो उनको क्लासिफायर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि कैटालॉग की एंट्रियां बनाने होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कैटालॉगर। मतलब कैटालॉगिंग बनाने वाले को कैटालॉगर कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे का प्रश्न है इसी श्रृंखला में, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनर फॉर्म ऑफ द कैटलॉग। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा टाइप है जो इनर फॉर्म का है। तो आपसे देखो, डिक्शनरी जो होता है इनर फॉर्म का होता है, क्लासिफाइड होता है, और अल्फाबेट क्लासिफाइड होता है। तो तीनों की तीनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सभी है। चलिए, व्हाट इज कैटलॉग, कैटलॉग क्या है। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि कैटलॉग क्या है। तो कैटलॉग जो होगा, लिस्ट ऑफ बुक्स
जो बुक्स की लिस्ट होती है उसका पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जो बुक्स की लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, कैटलॉग कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए बुक कैटलॉग, सीप कैटलॉग और कार्ड कैटलॉग, ठीक है ना, ये जो है ये कौन से फॉर्म में आती हैं, तो ये फिजिकल फॉर्म में आते हैं, याद रखना। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फॉर्म में आपका बाह्य और आंतरिक होता है, जिसमें आपका बाह्य में कौन सा अपना रजिस्टर होता है, अपना सीप होता है, अपना कौन सा कार्ड होता है। आजकल जो उपयोग में लिया जा रहा है वो कौन सा कार्ड ही उपयोग में लिया जाता है। तो ये सब फिजिकल फॉर्म के एक उदाहरण है। पुस्तक प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स की पहचान करें। पुस्तक जो प्रसूचीकरण मतलब लाइब्रेरी का मतलब बुक्स का जो कैटलॉग जो है उसके लिए ऑनलाइन टूल्स बनाए गए हैं। और ऑनलाइन टूल्स में आपने एक टूल्स तो थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में पढ़ लिया था, जिसमें एक नाम है लाइब्रेरी थिंग्स और एक और नाम है गुड रीडर्स। तो ये दोनों की दोनों जो है ये दोनों की दोनों इस पुस्तक प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स का काम करते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। क्लियर है। चलिए, सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए। मतलब सूचीकरण के जो सिद्धांत हैं, यहाँ प्रश्न थोड़ा टाइपिंग में गलती है कि जो सूचीकरण के कह सकते हैं कि सूचीकरण में जो सूचीकरण जो है उसको वैज्ञानिक आधार स्थापित करने के लिए रंगनाथन के क्या प्रयास रहे, कौन से प्रयास उन्होंने किए जो सफल रहे। आप लोगों को बता दूं कि 1938 की बात है। 1938 में सूचीकरण के कुछ सिद्धांत दिए गए थे और सूचीकरण के सिद्धांतों में आपके 6 सिद्धांत दिए गए थे 1938 में अपनी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। उसके बाद में 2 सिद्धांत और दिए गए जिनका नाम कह सकते हैं कि 2 सिद्धांत हेडिंग एंड कैनन्स नाम से, जो 1955 में उनकी किताब आई थी उसमें दिए गए थे। और उसके बाद में एक पुनः स्मरण का सिद्धांत दिया गया था 1969 में। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि वो कौन सी चीजें थी, तो सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उसके उपसूत्रों की स्थापना की थी, तब उन सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार इन्होंने प्रदान करवाया था। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उसके उपसूत्र, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र, इसमें 5 सिद्धांत दिए और 9 उपसूत्रों को दिया गया डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, कैटलॉग कार्ड में शीर्षक अनुभाग प्रमुख रूप से कब शुरू होता है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक कार्ड होता है जिसको बोलते हैं कैटलॉग कार्ड, और इस कैटलॉग कार्ड की अपन बात करें तो ये फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल, उसके बाद में लीडिंग लाइन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शीर्षक मतलब हेडिंग सेक्शन जो है कौन से प्रमुख भाग से शुरू होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कॉल नंबर जो होगा शुरू होगा आपका फर्स्ट वर्टिकल से, उसके बाद में लीडिंग सेक्शन के बाद में ही हेडिंग सेक्शन आता है, और इस कॉल नंबर सेक्शन के बाद में ही हेडिंग सेक्शन आता है। तो हेडिंग सेक्शन जो होगा दूसरा इंडेंशन से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से आपका हेडिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यहां से आपका हेडिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये प्रश्न पूछा जो गया है, इसमें शीर्षक अनुभाग जो शुरू होता है वो दूसरे इंडेंशन से स्टार्ट होता है। क्लियर है साथियों। चलिए, आगे का प्रश्न है कि वर्गीकरण कैटलॉग मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो वर्गीकरण कैटलॉग जो है वो क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि एक कैटलॉग जिसमें प्रविष्टियों को विषयों के वर्गीकरण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, या एक कैटलॉग जिसमें प्रविष्टि आईएसबीएन के अनुसार व्यवस्थित की जाती है, एक कैटलॉग जिसमें प्रविष्टियों को लेखक शीर्षक में व्यवस्थित किया जाता है, एक कैटलॉग जिसमें प्रविष्टियों को शीर्षक में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें जो क्लासिफाइड की बात हो रही है, तो क्लासिफाइड में क्या किया जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। कि जैसे मान लीजिए कि वर्गीकृत कैटलॉग है, आपके वर्गीकृत भी होगा, डिक्शनरी भी होगा, ये सभी तरह के जो कैटलॉग हैं उनके लिए यहाँ पर प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिक्शनरी में, तो आपको सीधा सा पता ही है कि डिक्शनरी जो कैटलॉग होता है उसमें सीधा सीधा आपका, जैसे आपकी जो डिक्शनरी होती है उस डिक्शनरी के अनुसार से ही उसमें जो है कैटलॉग बना दिया जाता है। तो यहाँ पर एक कैटलॉग जिसमें प्रविष्टियों को विषयों के वर्गीकरण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको वर्गीकृत क्रम में किया जाता है, उसको वर्गीकृत कैटलॉग कहा जाता है। मतलब कहने का साफ है कि एक कैटलॉग जिसमें एंट्री जो होंगी उनको सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है ना। पुस्तकालय कैटलॉग में थर्ड इंडेंशन बाएं गर्जन में कब से शुरू होता है। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि भाई ASCR2 का कार्ड आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। ये आपका फर्स्ट वर्टिकल होता है, ये आपका सेकंड वर्टिकल होता है, और ये आपकी लीडिंग लाइन होती है। ये कार्ड आपने देख लिया साहब। ठीक है। इसके बाद में मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस कार्ड में फिर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम मानते हैं,
होती नहीं है, लेकिन अपन उसको मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो है, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होगा, इसमें 8 अक्षरों की जगह होती है। यहां से लेके यहां तक का होगा तो इसमें 4 अक्षरों की जगह होती है। और ये सेकंड वर्टिकल से इस इमेजिनरी लाइन तक होगा तो इसमें 2 वर्टिकल के 2 अक्षरों की जगह होती है। तो कहने का मतलब 8 + 4 + 2 कितना हो गया बराबर 14 हो गया बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, 14 रिक्त स्थान के बाद में इस थर्ड जो लाइन आएगी, थर्ड लाइन आती है। कहने का मतलब आपसे दूसरा पूछ लिया जाती कि दूसरी लाइन कब आती है, तो 8 4 12 के बाद में आती है। आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितना गैप रहता है, 4 शब्दों का गैप रहता है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न याद रखना, ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। साधारणतः पुस्तकालय सूची जो होगी वो कैसी सूची होगी, तो पुस्तक प्रदर्शन हेतु एक उपकरण है या पुस्तकों की एक सूची है, एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची है, पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची है। मतलब कि एक पुस्तकालय सूची होती है, लाइब्रेरी कैटलॉग जो होता है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची होगी, आपको याद रखना है। एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची होगी, क्या, ये पुस्तक सूची। सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है, पूछा है आप लोगों से, आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है। तो देखो, लेखक सूची होती है, सूची का पुस्तक स्वरूप, आख्या सूची और वर्गीकृत सूची, ये पहले भी पूछ लिया गया है, तो इसमें यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। मैंने आपको कहा था कि सूचीकरण की क्या याद करना, आप परिभाषा याद करना, और ये पहले भी आपको मैंने बता दी है लेकिन दोबारा रिपीट हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसमें सीए कटर है। क्यों, क्योंकि इसमें निश्चित योजना की बात चल रही है, ठीक है ना, निश्चित योजना की बात इसमें चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग किया गया। मतलब इसमें बात आ रही है किसकी, कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसकी, आईसीसीपी, है ना। और ये आईसीसीपी कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कहां पे हुई थी, पेरिस में हुई थी, याद रखना, कहां हुई थी, पेरिस में हुई थी। और ये इसको इसी के आधार पर पेरिस सम्मेलन इसको कहा जाता है। क्लियर है ना, पेरिस सम्मेलन इसको कहा जाता है। विषय सूची के लेखक कौन है, आप लोगों ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को देखा होगा। पहले सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को जब आप लोगों ने देखा था, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को किसके द्वारा दिया गया था, जेडी ब्राउन के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कैटलॉग आपसे पूछा गया है, और यदि सब्जेक्ट कैटलॉग आपसे पूछ लिया जाए तो ईजे कोटज आंख बंद करके आंसर देके आप लोगों को आना है। पुस्तकों की प्रविष्टियां होती, सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है। अब आपको मैंने मानक आकार बताया था कि भाई 5x3 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये इंच में पूछेगा, और 12.5 × 7.5 आ जाए तो ये सेमी में पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12.5 × 7.5 सेमी। क्लियर है, चलिए। विषय कैटलॉग क्या है, तो विषय कैटलॉग एक क्या है, विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग, लेखक प्रविष्टियों का कैटलॉग, या पर अपन कह सकते हैं कि प्रकाशन प्रविष्टियों का कैटलॉग, या शीर्षक प्रविष्टियों का कैटलॉग। तो विषय कैटलॉग किसका होगा, विषय का ही होगा, तो विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग, ठीक है ना। अगर आपसे लेखक का पूछ लिया जाता तो लेखक का कैटलॉग, शीर्षक का पूछ लिया जाता तो शीर्षक का कैटलॉग। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, उस सारे उसी से प्रश्न आपके नॉर्मल वे में हल होते चलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे का प्रश्न जो है, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं कि जन्म पूर्व सूचीकरण इनमें से किसका योगदान है। आप लोगों ने देखा होगा सीआईपी, कैटालॉगिंग पब्लिकेशन, मतलब जन्म पूर्व सूचीकरण जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको मैंने बताया था कि जन्म पूर्व सूचीकरण जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। जन्म पूर्व सूची, प्रीनेटल कैटलॉग की बात चल रही है ना। ये सीआईपी किसके द्वारा दिया था, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया था, है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया था। लेकिन यहाँ प्रीनेटल कैटलॉग की बात चल रही है तो ये रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉग का उद्देश्य है, कैटलॉग का उद्देश्य आपसे सीधा सीधा पूछा है कि इसमें कैटलॉग का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किसी व्यक्ति को उस पुस्तक को ढूंढने में सक्षम बनाना जिसका शीर्षक ज्ञात हो, यह दिखाने के लिए कि किसी दिए गए विषय पर पुस्तकालय के पास क्या है। मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यह दिखाने के लिए कि किसी पुस्तकालय में, मतलब किसी उस विषय पर क्या क्या उस पुस्तकालय में है। बिल्कुल सही है, क्या कैटलॉग काम करता है ये। किसी व्यक्ति को उस पुस्तक को ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए शीर्षक ज्ञात हो, तब ये कैटलॉग काम में लिया जाता है। तो इसमें दोनों की दोनों सही है ना।
ए और बी इसमें दोनों सही हैं। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, तो उसके द्वारा बीएनवी कार्ड जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है मैं आपको बता देता हूं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसके द्वारा बीएनवी कार्ड जो है इससे संबंधित इसमें बताया गया है। तो उसके लिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है इसमें केंद्रीकृत सूची जो है बीएनवी कार्ड से संबंधित है ना। सेंट्रलाइज सूची जो कैटलॉग है इससे संबंधित है। इंडिकैट का नाम मैंने आपको बता दिया कि ये यूनियन कैटलॉग है ना। इंडिकैट जो यूनियन कैटलॉग है ये किसका है? इन्फ्लिमनेट का है। कैसे है इन्फ्लिमनेट का? कि जैसे आपका एक जो निष्क्यू जो था वो किसका था? वो किसका था? निस्केयर का था। ऐसे ही आपका नेशनल यूनियन कैटलॉग जो था, नेशनल यूनियन कैटलॉग किसका था? नेशनल यूनियन कैटलॉग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का था। ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है इनफिल्मनेट का एक यूनियन कैटलॉग है जिसको इंडियन कैटलॉग के नाम से फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। अब है केंद्रीय सूचीकरण। केंद्रीय सूचीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इस केंद्रीय सूचीकरण का जो उद्देश्य है मैं आपको कई बार बता चुका हूं और कई प्रश्नों में ये आ चुका है और फिर से आ गया है। आगे भी आएगा लेकिन आगे मैं नहीं कराऊंगा सॉल्व, यहीं एक बार फिर से समझ लीजिए। तो ये जो केंद्रीकृत सूची जो होती है ये एक तो डुप्लीकेशन का काम जो है उसको रोकने का काम करती है, एक इसकी कीमत को कम करने का काम, और एक है इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है उसको प्राप्त करने का काम करती है। तो कहने का मतलब ये सभी कार्य इसके होते हैं। किसके? अपने केंद्रीकृत सूचीकरण के। कहने का मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आप लोग केंद्रीकृत सूचीकरण बनाइए और बनाने के बाद इन चीजों का आपको फायदा मिलेगा। आपका डुप्लीकेशन रुकेगा, मतलब आप डबल डबल काम नहीं करोगे। आपने वहां भी बना ली, यहां भी बना ली, आपकी जो कीमत है, आपका पैसा कम बर्बाद होगा, आपकी जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है ना, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत किसमें मुख्यतः लागू होता है? ये देखो, स्थानीय भिन्नता का जो सिद्धांत है आपको पता होगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 5 सिद्धांत दिए गए जिसमें स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत भी है ना। अपनी मिसा एक ट्रिक है इन 5 सिद्धांतों को याद करने की। अपनी मिसा, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, है ना, परासरण का सिद्धांत, है ना, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये सारे के सिद्धांत सूचीकरण से संबंधित हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा उपसूत्र जैसा कि रंगनाथन द्वारा दिया गया है नहीं है, ये पूछा गया है। अब आपको देखो, संगतता का उपसूत्र भी इसका होता है, संदर्भ का उपसूत्र भी होता है, सामयिकता का भी उपसूत्र, इन सारे उपसूत्र जो है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन ये जो व्यापकार्थ जो है उपसूत्र ये रंगनाथन के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा सूची किस का विवरण है? यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग क्या किसी संघीय राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले पुस्तकालयों का या पुस्तकालय के समूह में उपलब्ध पत्रिकाओं का? तो ये इसका राइट आंसर है। किसी राज्य का या किसी केंद्र का, ये कोई संघ या कोई नहीं होता है। ये सिर्फ पुस्तकालय में जो पत्रिकाएं होती है उनका एक लिस्ट होती है, उनका एक यूनियन कैटलॉग बनता है। ये भी प्रश्न कई बार आ गया कि अज्ञात एवं संगत लेखकों की जो पुस्तकें होती है उनको संगीत प्रमाण पुस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से जो सूची के भौतिक स्वरूपों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको मैंने कई बार बताया कि सबसे पहले रजिस्टर आया, उसके बाद में सीप सूची आई, उसके बाद में कार्ड आया और लास्ट में अब जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब एक है IMCE, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट। इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट जो कहाँ? कोपेनहेग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोपेनहेग में हुई थी। और ये कोपेनहेग में होने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 1969 में इस कोपेनहेग में इसका किया गया था आयोजन, जिसको हम बोलते हैं IMCE, मतलब इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर ये होगा। देखो, ये जो क्लास है मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि किताब पूरी नहीं हो पाएगी। इस हिसाब से हमारी कोशिश ये है कि हम किताब को जल्दी से जल्दी पूरी करवा सकें और आपको आंसर जो है अच्छे से और जल्दी जल्दी मिल सके। ठीक है ना। इसलिए इस किताब को हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। और आपकी ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप धीरे धीरे पढ़ाई कर सको। अब आपको बहुत फास्ट चलने की जरूरत है। यदि आप अब भी, कहने का मतलब, सचेत नहीं हो एग्जाम को लेके, तो आप तैयारी करना छोड़ दें। आप लोगों को तैयारी करने का कोई हक नहीं है यदि आप अब भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो, अब भी आप उस चीज को डेडिकेशन को लेके नहीं चल रहे हो, तो आप बिल्कुल तैयारी करना बिल्कुल नहीं बचें इन तैयारी करने से।
है ना। तो आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आप फास्ट चलना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटालॉगिंग प्रिंसिपल, बात हो रही है 1900 अपनी आईसीसीपी की। आईसीसीपी 1961 कहां पे, पेरिस। अब ये बात, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर पूछ क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, मतलब भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसको भेजा गया था। तो हमारे लाइब्रेरी साइंस के पद्मश्री, जिनका नाम है बी एस केसवन, तो इन बी एस केसवन को यहां पर भेजा गया था, कहां पे, अपने पेरिस में। क्लियर है। चलिए, अब फिर आगे सैमुअल लुट जी, जिसका नाम किससे जुड़ा हुआ है, कैटालॉगिंग से इनका नाम जुड़ा हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है ये, है ना। अब आ गई बात किसकी, कॉलोफोन की। तो कॉलोफोन क्या चीज होती है, तो कॉलोफोन की अपन बात करेंगे कि ये जो कॉलोफोन होता है ना, ये कॉलोफोन जैसे हमारे पास किताब होती है, और किताब में सबसे पहले अपन देखते हैं कि किताब में एक एंड पेपर होते हैं, जो खाली पेज होते हैं, उनको कहा जाता है, जो शुरू में और एंड में लगाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से किताब में एक कोलोफोन भी होता है, और उस कोलोफोन में पुस्तक का आंतरिक पृष्ठों में जो लेखक और प्रकाशक के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें किताब में कोलोफोन उसको कहा जाता है। जैसे आप पेज पढ़ते जाओगे तो आपको लेखक की जानकारी मिलेगी और उसमें आपको प्रकाशक की जानकारी मिलेगी, उसी को अपन कोलोफोन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है, अज्ञात ग्रंथकारिता को कहा जाता है, तो वही बात आ गई, अनाम कार्य कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संघ सूची है, संघ सूची कौन सी है इसमें, तो निम्न में से कौन एक संघ सूची है, तो इसमें से एक संघ सूची कौन सी है, ये है अपना कोऑपरेशन। ठीक है ना, कोऑपरेशन एक संघ सूची है। क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। चलिए, ये हो गया अपना कोऑपरेटिव स्टोरेज, ये एक संघ सूची है। ठीक है, ये देखो, ये एक पत्रिका है, डायरेक्टरी है, ये एक तरह से प्रेस इन इंडिया, सब ये क्या है, ये एक संघ सूची है बस। इसमें आपने मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट की यूनिट में ये सब देखा होगा, यूनिट कार्ड सिद्धांत से संबंधित है। यूनिट कार्ड जो होगा वो सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, वो कार्ड कैटलॉग से संबंधित है ना। यूनिट कार्ड, देखो ये प्रश्न पहले आ चुका था, ये शायद मैंने थोड़ा आपको इधर उधर कर दिया था, लेकिन इसको आप देख लेना कि इसमें यूनिट कार्ड में इस कार्ड कैटलॉग ही कहा जाता है ना। चलिए, यूनिट कार्ड मतलब एक कार्ड। निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखो, ये आचार संहिता हमको दी गई है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्षों के आधार संबंधी उपसूत्र, जो यूएसए में लाइब्रेरियनशिप के लिए प्रथम आचार संहिता एएलए, व्यावसायिक आचार संहिता एएलए की, पुस्तकालय अध्यक्षों और सूचना कार्मिकों के लिए आचार संहिता। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आचार संहिता अपनी 3 नंबर की आई थी, फिर उसके बाद में 1 नंबर की आई थी, फिर उसके बाद में अपनी 2 नंबर की आई थी, और फिर इसके बाद में अपनी 4 नंबर की आई थी। तो इस तरीके से इसका क्रम है। तो ये जो है 4 नंबर इसमें सही है। इनकी डेट जो है आप एक बार सर्च करके मालूम कर लेना। केंद्रीकृत कैटलॉग मदद करता है, जो अपना वही बात आ गई, इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम पहले, इससे पहले जस्ट पहले हिंदी में करवा चुके हैं। ठीक है ना। अब है कैटलॉग शब्द की व्युत्पन्न हुआ। कैटलॉग जो शब्द है, काटा प्लस लोगोस, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। काटा कई बार मैं बता चुका हूं, लोगोस, है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये ग्रीक शब्द है ना, यूनानी शब्द ग्रीक शब्द से यहाँ पर इसका व्युत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, कथन है हमारे पास, तो इन कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों में देखो, एल सी, जिसको अपन लाइब्रेरी कांग्रेस के नाम से सहकारी सूचीकरण कार्यक्रम 1830 में स्थापित किया गया था। 1950 में कैलिफोर्निया में पब्लिक लाइब्रेरी होल्डिंग यूनियन के द्वारा क्या किया गया था, कैटलॉग विकसित हुआ था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों की दोनों गलत हैं।
ना तो ये तब हुआ था, ना ये 1950 में हुआ था। चलिए, दोनों गलत है इसमें, दोनों का गलत कर लेना आप। आधिकारिक कैटलॉग और यूनियन कैटलॉग का आधिकारिक उपयोग किया जाता है। मतलब आधिकारिक कैटलॉग और यूनियन कैटलॉग, अधिकतर इनका जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है ना, उसके द्वारा ये इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला है, निम्न में से कौन-सा केंद्रीकृत सूचीकरण में शामिल नहीं है? काम की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, है ना? कैटलॉगिंग की लागत को कम करने के लिए, कैटलॉगिंग की गुणवत्ता स्तर को बढ़ाने के लिए, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये इसमें नहीं होता है ना? मतलब जो अपना केंद्रीकृत सूचीकरण जो होता है ना, ये आपकी काम की जो डुप्लीकेशन है उसको रोकने का, उसको बचाने का काम करता है। कैटलॉगिंग की जो लागत है उसको कम करने का, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही बात है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट करवा रहा हूँ। कैटलॉग शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो काटा प्लस लोगोस से बनकर बना होता है, ठीक है ना? अगला है यूनियन, जो कैटलॉग है उसका अभिलेख। यूनियन कैटलॉग का क्या मतलब होता है? ये भी एक तरह से किसी संघ शासित प्रदेश नहीं, पुस्तकालय में किसी ग्रुप में, बिल्कुल ये सही है इसमें, पुस्तकालयों के किसी ग्रुप में उपलब्ध पत्रिकाएं। ये भी प्रश्न आ गया है दोबारा, इसको भी देख लेना। कैटलॉग प्रविष्टियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक कर्मचारी सदस्य को क्या कहा जाता है? मतलब मैंने आपको ये प्रश्न भी बताया था कि कैटलॉग जो करता है उस कैटलॉग करने वाले को क्या कहा जाता है? सूचीकार कहा जाता है, कैटलॉगर कहा जाता है। वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? वर्गीकार कहा जाता है ना? चलिए, निम्नलिखित में से सूचीकरण के लिए सूचना प्राप्त करने पसंदीदा स्रोतों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि टाइटल पेज से सबसे ज्यादा सूचना हमको मिलती है ना? टाइटल पेज से हमको सबसे ज्यादा सूचना मिलती है। तो कहने का मतलब सूचीकरण के लिए सूचना प्राप्त करने और पसंदीदा जो स्रोत है उसको यहाँ पर बताने के लिए बात की गई है। तो मेरा कहने का मतलब देखो ये क्या है, यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसे आपके पास एक किताब होती है, उस किताब में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, आपका कॉलोफोन भी होता है ना? आपका प्रीफेस भी होता है, आपका टाइटल पेज भी होता है, आपके आउटसाइड ऑफ द सोर्स भी होते हैं, मतलब बाहर के स्रोत भी होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा अपन जब कार्ड बनाते हैं तो सूचना सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? आपको खूब अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा सूचना जो होगी हमें टाइटल से ही मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में अगर मिलेगी तो वो कॉलोफोन से मिल जाएगी। आपको पता होगा कॉलोफोन जो होता है उसमें लेखक की सूचना मिलती है ना? और उसमें प्रकाशक की सूचना मिलती है। फिर उसके बाद में प्रीफेस की बात जाती है, और फिर उसके बाद में सबसे जब लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है, तब अगर हमें जरूरत पड़ती है तब हम आउटसाइड ऑफ द सोर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? टाइटल की, है ना? उसके बाद किसकी बात हो रही है? उसके बाद में बात हो रही है किसकी? अपने कॉलोफोन की। और उसके बाद में बात हो रही है प्रीफेस की, और उसके बाद में बात हो रही है किसकी? अपने आउटसाइड जो सोर्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। 3-2, हाँ तो ये सही है इसमें, ठीक है ना? ये इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञात एवं संगठित लेखक। इस प्रश्न से तो भाई क्या ही कर रखा है जाने, इतनी बार आ गया है ये एग्जाम में आया, जब भी ये किताब में आया, ध्यान रखना। पुस्तक के कैटलॉगिंग के मानकीकरण के लिए 91 जो रूल दिए थे वो किसने दिए थे? ये आपसे पूछा गया है, तो वो एंथोनी पेनिजी के द्वारा दिए गए थे। क्लियर? एंथोनी पेनिजी के द्वारा ये जो रूल है ये दिए गए थे, ठीक है? एक पुस्तकालय सूची में देखें संदर्भ, आपको पता होगा कि देखें, इसे भी देखें, है ना? एंट्रियां जब बनती हैं आपकी, जो क्रॉस रेफरेंस एंट्रियां या क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रियां जब बनाते हैं, तब ये सब चीजें काम आती हैं कि एक पुस्तकालय सूची में देखें संदर्भ का उद्देश्य एक उपयोगकर्ता को निर्देशित करता है। ये आप लोगों से पूछा गया है कि कैसे वो निर्देशित करता है। तो आपको बता दूं कि ये एक अनाम शब्द मानक पद के लिए निर्देश करता है। नॉन स्टैंडर्ड टर्म टू स्टैंडर्ड टर्म के लिए, नॉन स्टैंडर्ड टर्म से स्टैंडर्ड टर्म के लिए निर्देश करता है कि भाई उसको भी देखें, है ना? इस तरीके से निम्न में से कौन सी विशेषताएं कैनन्स के एक सेट संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सी विशेषता है जो कैनन सेट से संबंधित नहीं है? तो ये जो कैनन्स ऑफ करेंसी जो होगा इस कैनन सेट से संबंधित नहीं है, ये इसमें इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? अगला है, निम्न प्रकाशनों को उसके कालानुक्रम प्राचीनतम से नवीनतम की तरफ व्यवस्थित करो। कहने का मतलब पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, ये आपसे पूछा गया है। तो ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यूज ऑफ द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ द, यहाँ पर लाइब्रेरी कांग्रेस, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। अब आपको पता होगा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग सबसे 1876 में, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब आया था? 1876 में आया था,
ठीक है। फिर है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग स्मॉल लाइब्रेरी। अब स्मॉल लाइब्रेरी के लिए मैंने बताया था कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होता है, और बड़ी लाइब्रेरियों के लिए कौन सा होता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग होता है। तो यहां पर जो होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो कौन सा, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग जो है आपका 1876 में जो सीए कटर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद में एएलए लिस्ट, आपको पता होगा एएलए की स्थापना कब हुई थी, 1876 में हुई थी, लेकिन इसकी सब्जेक्ट हेडिंग बाद में आई थी। उसके बाद में आई थी किसकी, सब्जेक्ट हेडिंग यूज द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी कांग्रेस, मतलब लाइब्रेरी कांग्रेस की। फिर कब आई थी ये, 1898 में, है ना। फिर उसके बाद में 1923 में लास्ट में ये आई थी। तो ऐसे करके इसका अरेंजमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर 3 रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची कोडों को उनके विकास के अनुसार जमाइए। तो आपको पता होगा वेटिकन कोड 1931 कोड की बात चल रही है, रूल्स की बात होती तो अलग बात होती। और ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड, अपना लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन कैटलॉग रूल्स, और अपना ए अमेरिकन जो है कोड, ये जो कोड है इनको व्यवस्थित करके यहाँ पर सेट करने की बात की गई है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ये राइट आंसर कौन सा रहेगा, सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम जो कैटलॉग रूल्स आए थे 1927 में, है ना। मैंने बताया था ना आपको। फिर वेटिकन कोड आया था, है ना। उसके बाद में ये एएलए कोड आए थे 1908 में आए थे ये। और फिर आपका एलसी डिस्क्रिप्शन कैटलॉग कोड आया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये रहेगा। चलिए आगे का है, व्यक्तियों को नामों को कैटलॉगिंग के उनके योगदान के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए। कहने का मतलब ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे लास्ट में जो है डॉक्टर एसआर रंगनाथन है, और सबसे पहले जो है एंथोनी पेनेजी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वाले एंथोनी पेनेजी, सबसे पहले वाले देख लीजिए आप 1 नंबर पे, और सबसे लास्ट में देख लीजिए आप 4 नंबर पे। तो 1 और 4, 1 और 4, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। ठीक है ना। व्यक्तियों के नामों को कैटालॉगिंग को उनको योगदान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले एंथोनी पेनेजी की बात हो रही है ना, एंथोनी पेनेजी की बात हो रही है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये सबसे लास्ट में है। अगला है कैटलॉग के निम्नलिखित भौतिक रूपों को विकास के क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले कौन सा आया था, रजिस्टर आया था। फिर कौन सा आया था, सीफ आया था। फिर कौन सा आया था, कार्ड आया था। और फिर कौन सा आया था, अपना ओपेक, जो भी वर्तमान में चल रहा है 4 नंबर पे। तो इस तरीके से पहला 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने साझा कैटलॉग शुरू किया था, मतलब साझा कैटलॉग अपना कह सकते हैं कि साझा करने वाला जो कैटलॉग है किसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ये सबसे पहले जो शुरू किया था लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा ही शुरू किया था, है ना। संसाधन सहभागीकरण या ये जो है ना, सब इसने ही किया था। आईसीसीपी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको पता होगा कि 1961 में और पेरिस में ये आयोजन किया गया था। बीएस केसवन हमारे यहाँ से, भारत से गए थे, है ना। अगला है, केंद्रीकृत सूचीकरण का जो उद्देश्य है वो क्या है। ये बात फिर से आ गई है, ये सारे के सारे आंसर इसके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये ही है। ये भी प्रश्न दोबारा आ गया है, इसको भी आप देख लेना। एक अनुक्रम में 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों को होल्डिंग को सूचीबद्ध करने वाली सूची को क्या कहा जाता है। मतलब अनुक्रम में 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों को होल्डिंग को सूचीबद्ध करने वाली जो सूची होगी उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये प्रश्न थोड़ा ठीक है। तो उसको यूनियन कैटलॉग ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय मिलकर अगर कोई सूची किसी चीज को सूचीबद्ध कर रहे हैं तो उसको अपन यूनियन कैटलॉग के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैटलॉग के सिद्धांतों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने निम्न में से एक उपयोग नहीं किया, है ना। ये जो है नहीं किया, तो इसमें मैन एंट्री का किया, पर्सनल का किया और कोऑपरेटिव बॉडी का किया, सब्जेक्ट कैटलॉग का नहीं किया, है ना। कैटलॉग सिद्धांतों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जब हुआ था तो इसका उपयोग नहीं किया गया था। तो इन सब का उपयोग होता था वर्ष। अगला है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट, यही इसकी सही है, ये पहले अपन करा चुके हैं। प्रलेखों में सूचीकरण के लिए सूचना का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। अगर हम देखो प्रलेखों में सूचीकरण के प्रलेखों में जो हम सूचीकरण कर रहे हैं तो उसका सूचना का जो मेन स्रोत होता है वो कौन सा होता है, ठीक है ना। तो टाइटल पेज होता है, हाफ टाइटल पेज होता है, या अपन टाइटल पेज और हाफ टाइटल पेज, टाइटल पेज और बैक ऑफ द टाइटल पेज, या फिर अपन कह सकते हैं कि ओवरफ्लो का जो है एक टाइटल पेज होता है,
तो आप लोगों की जानकारी बता दूं कि टाइटल पेज तो होता ही है और उसके बाद में बैक ऑफ टाइटल पेज भी इसका कह सकते हैं। दोनों की बात करें, देखो हाफ टाइटल पेज वो सीरीज को कहा जाता है, आपको याद हो तो, लेकिन यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर सब टाइटल एक तरह से होता है। इसको बैक ऑफ टाइटल पेज, दोनों की दोनों जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत होते हैं, है ना। जैसे अपन कार्ड बनाते हैं तो कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर जानकारी ज्यादा से ज्यादा हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से अपन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। मॉडल कैटलॉग की शुरुआत से माना जाता था, मॉडल कैटलॉग जो है शुरुआत, जो मॉडल कैटलॉग की जो शुरुआत है कहाँ से इसकी मानी गई है, मॉडल कैटलॉग की एंथोनी पेनिजी के द्वारा, या अपन कह सकते हैं कि जो मॉडल कैटलॉग जो है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है, तो इसकी जो शुरुआत है ये रिवाइज एडिशन ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स के यहाँ से इसको माना जाता है। ठीक है, आपसी लाभ के लिए 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालयों द्वारा कैटलॉग कार्ड तैयार करने का कार्य साझा कहा जाता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, है ना, उसको अपन क्या कह सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो उसको अपन कहते हैं क्या, कोऑपरेटिव कैटलॉग। कहने का मतलब आपसी, कोऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज को हम, अपन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक, देखो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालयों द्वारा कैटलॉग कार्ड तैयार करने के कार्य को साझा करना को क्या कहा जाता है, तो उसको सहकारी सूचीकरण, उसको कोऑपरेटिव कैटलॉग उसको कहा जाता है। ठीक है ना, कोऑपरेटिव कैटलॉग उसको कहा जाता है। कैटलॉग लिया गया है, कैटलॉग किससे लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, काटा प्लस लोगोस। निम्नलिखित कैटलॉग विधियों को उनकी उत्पत्ति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कॉपी कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग, कैटलॉगिंग सोर्स और कैटलॉगिंग पब्लिकेशन। तो कहने का मतलब इसमें जो है, इसमें सबसे पहले अपन का कौन सा, ये कार्ड कैटलॉग को लेंगे। कार्ड आजकल चल रहा है कॉपी कैटलॉग, सबसे पहले कार्ड कैटलॉग, फिर उसके बाद में CIS, फिर CIP, है ना, लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा दिए गए ये, और उसके बाद में अब जो चल रहा है ये चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न घटनाओं को उनके आरोही क्रम में जमाइए। मतलब जो अपनी ICCMM जो हुई थी ये कब हुई थी, ये 1969 में हुई थी, आपको पता होगा, कोपेनहेग में। ये सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था 1961 में हुआ था, है ना। तो इनको अपन को क्रम में जमाना है ना, क्रम में इनको जमाना है। फिर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स का जो सेकंड एडिशन, मतलब AACR 2, तो AACR 1 तो आया था 67 में और ये आया था 78 में, है ना। इस तरीके से एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, है ना, 2 संस्करणों का प्रकाशन, जिसमें उत्तरी कह सकते हैं अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न है इसको यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा 3, 2 4 1 3। देखो 1961, फिर उसके बाद में एंग्लो अमेरिकन, फिर उसके बाद में एक्सपर्ट, फिर अपना लास्ट में AACR 2। ठीक है, 91 कैटलॉग रूल्स, 91 कैटलॉग रूल्स चार्ल्स सेमिकटन, एंथोनी पेनेजी और अपना SR रंगनाथन और चार्ल्स सी किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एंथोनी पेनेजी के द्वारा ही दिए गए थे 1841 में, सबसे पहले दिए गए थे। 91 कैटलॉग रूल्स के नाम से जाना जाता है उनको। चलिए, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया डेटाबेस का उपयोग एक आदर्श उपकरण के रूप में निम्नलिखित में से किस तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। मैंने आपको एक यूनियन कैटलॉग का बताया था, निष्क्रिय नाम से बताया था, निष्क्रिय उसका कर रहा है, और निष्क्रिय नाम का जो निष्क्रिय उसका कर रहा है प्रकाशन, तो ये किसके लिए है, तो ये जो है, ये है सीधा सीधा मैं बता देता हूं आपको कि भारत की वैज्ञानिक पत्रिकाओं के बारे में सूचना देने वाली एक पत्रिका के रूप में इस यूनियन कैटलॉग का उपयोग किया जा रहा है। यूनियन कैटलॉग जिसमें अपन ये जो है निष्क्रिय के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, निष्क्रिय के द्वारा, जिसका नाम क्या है आज, निस्पर है। अब आपसे पूछ ले जाए कि निस्पर है कि निष्क्रिय है, इसके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉग प्रिंसिपल्स 2016, है ना, का मानक विवरण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया। स्थानों से संबंधित पुस्तकों की एक सूची है, स्थानों से संबंधित, तो स्थानों से संबंधित जो पुस्तक है उसकी अगर एक सूची है, तो वो जो सूची होगी वो सूची कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो स्थल, स्थान, स्थलीकृत कैटलॉग होगी। क्लियर है, चलिए
अगला है आपका कैटलॉग शब्द किस भाषा के दो शब्दों से काटा प्लस लोगोस से ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो ये जो प्रश्न है आपके भौतिक स्वरूपों को लेके चल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हुए हैं, ऐसे इतनी जल्दी मैंने इसलिए करा है क्योंकि आपको आपके पास जो है समय की बहुत कमी है। अगर आप फ़ोन को लेके सामने बैठ जाओगे और उसके साथ-साथ कुछ और अदर भी आप करोगे तो भी आपको ये सारे प्रश्न एकदम एक-एक प्रश्न आपको याद होता चलेगा। आपका एक अलग से समय जो खराब होता है वो खराब समय नहीं होगा। तो ये जो है ग्रीक भाषा का काटा प्लस लोगोस दोनों शब्दों की बात करें तो ग्रीक भाषा का शब्द है काटा प्लस लोगोस। कई बार मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ और ये एग्जाम में नॉर्मल है लेकिन पूछ लिया जाएगा और इस लोगोस को आप लोग ध्यान रखना, इसमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? तो इसी के साथ-साथ हमारी जो ये कैटलॉग का जो भौतिक स्वरूप है वो जो है खत्म हो गया है। इसके बाद में सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत जो हैं, आपको पता होगा सूचीकरण के सिद्धांत और उपसूत्र दिए गए हैं, 5 सिद्धांत और 9 उपसूत्र दिए गए हैं डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। और भी कई चीज़ें दी गई हैं सूचीकरण के सिद्धांत और उपसूत्रों को लेके, है ना? तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसकी जो चर्चा है आगे हमारे अक्षय सर के द्वारा की जाएगी और वो है उस क्लास को बोलेंगे। उसके बाद में जो एंट्रियों का काम है वो एंट्रियों का काम फिर मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके हमारी जो क्लासेज हैं लगातार होती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। इसको जल्दी कराने का काम यही था कि एक तरह से इसको मैराथन क्लास मुझे बनाना था और बहुत जल्दी मैंने इसको करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच।